ठीक है, हमने आज एक तो ट्रांसफार्मर्स की जितनी भी सीरीज है हमने वो कंप्लीट करनी है। अगर मैं लास्ट पास पेपर की थोड़ी सी मैं डिस्कशन कर लूँ कि क्वेश्चन जो इसमें आए थे हमारे पास, उसमें हमारे पास ऑटो ट्रांसफार्मर से क्वेश्चन आए थे, और जो ट्रांसफार्मर है उसमें से कुछ क्वेश्चन आए थे कि उसमें जो होता है आपके पास डीसी अगर हम अप्लाई करते हैं ट्रांसफार्मर में तो फिर क्या एक्शन वगैरह होता है। तो क्वेश्चन जो थे वो सारे उसके बेसिक के ऊपर थे। तो हम इसके जो है ना सारे आज बेसिक पार्ट को ऑटो ट्रांसफार्मर और इसके वर्किंग किस तरह से होती है, इसकी कंस्ट्रक्शन वगैरह जो है ना इस पर हम सारा इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, मुझे मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे रिपीट कर दूँ। लास्ट जो सेशन हमने किया था उसमें हमने डीसी मोटर का किया था। उसमें आई थिंक मेहरान ने एक चीज़ मेंशन की थी, लैप वाइंडिंग की और वेव वाइंडिंग की, अगर आप में से किसी को याद हो तो। अच्छा, लेयर बाइंडिंग और वेव बाइंडिंग में अभी तक जो मैंने थोड़ा सा उसमें देखा था कि आपने एक चीज़ सिर्फ उसमें याद रखनी है कि जो आपकी लैप की बाइंडिंग होती है वो ये समझ लें कि वो आपकी सेगमेंट जो होता है ना कॉमोडेटर का उसके साथ अटैच होती है। ये लेट्स सपोज ये आपका कॉमोडेटर इसके सेगमेंट के साथ जो है ना वो अटैच होती है। लेकिन जो आपकी वेव बाइंडिंग होती है वो आपकी डायरेक्ट कनेक्ट होती है विद कॉमोडेटर। लाइक ये आपका रोटर पार्ट है, ये एक उधर से शाफ्ट जा रहा है कॉमोडेटर के ऊपर, तो उसकी जो वेव बाइंडिंग होगी वो उसकी डायरेक्ट जो है ना इसके ऊपर कपल होके कॉमोडेटर के साथ अटैच होती है। ठीक है, एक इसकी ये बात याद रखनी है। और सेकंड जो इसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात वो जो है इसमें कि जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होते हैं वो 2 होते हैं, जो इसके अंदर एक मेन इम्पोर्टेंट बात है। और जो लैप बाइंडिंग होती है उसमें जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होते हैं वो नंबर ऑफ पोल्स के इक्वल होते हैं। मतलब आपके जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होते हैं वो नंबर ऑफ पोल्स के इक्वल होते हैं। बस ये 2 पॉइंट्स आपने लैप और वेव बाइंडिंग के डिफरेंस में याद रख लेना। तो अगर उसके डिफरेंस में पूछेगा तो फिर आप इस जो है ना इनको माइंड में रखिएगा इन चीज़ों को। हाँ ठीक है जी, अभी हम स्टार्ट करते हैं ट्रांसफार्मर को। अच्छा, ट्रांसफार्मर में ना सबसे पहले तो हमने मशीन्स को डिस्कस करना है, क्योंकि ये एक इटसेल्फ एक मशीन है। तो मशीन्स को हम बेसिकली डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स के अंदर। जो उसका पहला पार्ट होता है कि हमारे पास कुछ स्टैटिक मशीन्स होती हैं, ठीक है। और जो सेकंड टाइप की मशीन्स होती हैं वो हमारे पास रोटरी मशीन्स होती हैं, जो जिसका जो है ना रोटेटिंग कोई पार्ट होता है। अब ये जो ट्रांसफार्मर है इसमें हमारे पास प्राइमरी और सेकेंडरी साइड होती है, आप सबको इसका पता होगा। उसमें नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास दोनों में होते हैं। अब ये जो है इसमें जो सारे पार्ट्स होते हैं वो हमारे पास स्टैटिक होते हैं, ठीक है। इसलिए हम इसको ट्रांसफार्मर को एक स्टैटिक डिवाइस कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर क्वेश्चन ये आता है कि इसमें और जो रोटरी पार्ट है उसके अंदर डिफरेंस क्या होता है। पहला क्वेश्चन ये होता है। सेकंड क्वेश्चन आता है कि दोनों में एफिशिएंसी जो है वो किसकी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो जहाँ तक एफिशिएंसी की बात करें तो ये जो ट्रांसफार्मर है, क्योंकि अब इसको स्टैटिक हम कहते हैं, स्टैटिक मशीन होती है, ठीक है। स्टैटिक मशीन का मतलब होता है कि इसमें कोई भी रोटरी या रोटेटिंग पार्ट नहीं होगा, विच मीन्स कि इसके अंदर जो लॉसेज होंगे वो बिल्कुल ही निग्लिजिबल होंगे, ठीक है। लॉसेस सम हाउ होते हैं क्योंकि जैसे कोर के लॉसेस होते हैं, कॉपर लॉसेस होते हैं, लेकिन इसमें जो है वो लॉसेस कम होंगे। अब लॉसेस कम होने का जो मतलब है वो हमें क्या बताता है कि इसकी जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज होगी, ठीक है। ये एक इसकी इंपॉर्टेंट बात है। दैट्स वाई जो है ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी बाकी जो मोटर्स होती हैं उसमें उसमें से ज़्यादा होती है, ठीक है। लाइक मोटर और जनरेटर वगैरह के अंदर केस में अगर बात करें तो। अच्छा, अब इसमें जो है ना वो अगर लॉसेस का पूछा जाए कि क्या लॉसेस होते हैं जो रोटरी होता है पार्ट, इसके अंदर हमारे पास विंडेज लॉसेस और फ्रिक्शन लॉसेस कुछ आपके पास आ जाते हैं, ठीक है। ड्यू टू दैट कि हमारे पास जो है ना वो चीज़ होती है। अच्छा, अगर मैं इसको थोड़ा सा सम अप कर दूं इस ट्रांसफार्मर के बेसिक के ऊपर, तो ये बेसिक एक स्टैटिक डिवाइस है, ठीक है, या स्टैटिक ट्रांसफार्मर है, ठीक है, जिसके अंदर नो मैकेनिकल लॉस होता है, नो मैकेनिकल लॉस, ठीक है। तो सो विच इंक्रीज इट्स एफिशिएंसी, ठीक है। तो इस ये आपका यहाँ पे इसका बेसिक जो है वो खत्म हो गया। अच्छा जी, अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे आइडियल ट्रांसफार्मर की, ठीक है, क्योंकि वो एक एक तो हमारे पास प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर आएगा जो रियल टाइम है उसको डिस्कस कर रहे होंगे। सेकंड हम डिस्कस करेंगे आइडियल के केस में जो है ना हमारे पास ट्रांसफार्मर की किस किस तरह से जो है ना वो सारी उसकी चीज़ें होंगी, ठीक है। अच्छा, आइडियल के केस में सबसे पहली चीज़ तो ये है कि उसकी जो एफिशिएंसी वो 100% होगी, ठीक है। 100% होने का मतलब क्या है कि इसकी जो हमारे पास लॉसेज हैं वो बिल्कुल ही ज़ीरो होंगे, ठीक है। क्योंकि आइडियल केस बात करें तो आइडियल केस में हम कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं कि उसके जो सारे लॉसेज हैं, लाइक लेट्स सपोज उसके कॉपर लॉसेज जो हैं वो भी बिल्कुल नहीं है, और उसके जो कोर लॉसेज हैं वो भी नहीं, ठीक है। तो ये सारे केसेस हम आइडियल केसेस के अंदर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है।
अच्छा जी, अब हम बात करेंगे इसकी वर्किंग के ऊपर, ठीक है। वर्किंग प्रिंसिपल ये अब मैं ना ये आपको फाइल शेयर कर दूंगा, ये इसके ऊपर बहुत ही बेसिक उसने सारा किया हुआ है। और हमने इस ट्रांसफार्मर के ऊपर ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं जाना क्योंकि हमारे पास अभी डेज बहुत ज़्यादा कम रह गए हैं। और डेज कम की वजह से हमने बिफोर 10 हमने पूरा इलेक्ट्रिकल को कवर करना है। तो आज के डेज में हमने ट्रांसफार्मर को कम्प्लीट कर देना है, कल हम जो है जनरेटर AC और DC दोनों को ख़त्म कर देंगे। इस तरह से हमारा जो मशीन्स का पार्ट है वो हो जाएगा। कल ही में हम IM जो है इंस्ट्रूमेंटेशन और मेजरमेंट इसको भी हम कंप्लीट करेंगे, मतलब हम दो कल बुक्स को ख़त्म करना है इसके अंदर। तो ये हम 10th के डेट के अंदर अंदर जो है ना सारा कंप्लीट कर लेंगे। तो ये मैं स्लाइड शेयर कर दूंगा, तो ये इसको आप देख लीजिएगा। अच्छा, वर्किंग के अंदर ये जो मैंने सारा अभी डिस्कस किया ये यहाँ पे ना सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है इसके अंदर। अच्छा, मैं अगर ये फिगर की बात करूँ यहाँ इसके अंदर, तो ये आपके पास यहाँ से हम इसको इनपुट देते हैं, ठीक है। ये आपकी प्राइमरी साइड है और ये आपकी सेकेंडरी साइड है, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर ये बात एक चीज़ होती है कि ये क्वेश्चन ये आता है कि जो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल ये कपल होती हैं या नहीं होती हैं आपस में। तो जी ये इलेक्ट्रिकल तो कपल नहीं होती है, लेकिन ये मैकेनिकली जो है ना वो कपल होती हैं आपस में, ठीक है। आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पे लोड लगा हुआ है, यहाँ पे आप कोई भी बल्ब समझ लें कि यहाँ पे अटैच कर दें तो वो भी जो है ना यहाँ पे वो फिर लाइट अप हो जाएगा ड्यू टू कि हमने यहाँ पे इंड्यूस करेंगे। तो ये दो टाइप्स के होते हैं बेसिक, स्टेप इन स्टेप अप होते हैं, स्टेप डाउन होते हैं। ये मैं वर्किंग वगैरह में ना इसको सबको डिस्कस कर देता हूँ। अच्छा जी, वर्किंग में ना सबसे पहले आपको यहाँ पे जो मेजर चीज़ पता होनी चाहिए कि हमारे पास इसका फंक्शन क्या होता है, इसकी वर्किंग होती क्या है बेसिकली। तो ये बेसिकली करता क्या है कि आपके जो वोल्टेज होते हैं यहाँ तो उसको स्टेप अप कर देता है, ठीक है। और या फिर उन्हीं वोल्टेज को जो है ना ये स्टेप डाउन कर देता है, ठीक है। तो ये इसका पहला काम है। अच्छा जी, अब इसके बाद ये है कि क्वेश्चन ये आता है कि ये जो वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करता है ये किस फैक्टर पे डिपेंड कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर डिपेंड कर होता है, नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर, ठीक है। वो आप प्राइमरी की साइड पे ले लें या फिर सेकेंडरी की साइड पे ले लें, ठीक है। दोनों की नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर जो है ना वो आपके वोल्टेज डिपेंड कर रहे होंगे कि किसके इंक्रीज हो रहे हैं, किस साइड के डिक्रीज हो रहे हैं। अच्छा, अब इसके अंदर एक एमसीक्यूज आता है। एमसीक्यूज किस तरह से आता है, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक एमसीक्यूज देता हूँ। एमसीक्यूज जो लास्ट टाइम आया था वो ये आया था कि क्या जो आपका ट्रांसफार्मर होता है उसमें उसके अंदर जो चेंज हो रहा होता है वो पावर के अंदर चेंज होता है। लाइक ये आया था नेस्पा के अंदर, नेस्पा ने ये क्वेश्चन दिया हुआ था कि ट्रांसफार्मर जो है उसके अंदर जो पावर जो होती है वो लेट्स सपोज इनपुट के ऊपर जो पावर है वो इतनी दी हुई है, ठीक है। तो उसके जो आउटपुट के ऊपर पावर होगी और उसकी बाइंडिंग जो है नंबर ऑफ टन ज़्यादा है तो उसके ऊपर इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी। नेचुरल हमें फिनोमेना ये कहता है कि नंबर ऑफ टन ज़्यादा हो जाए तो फिर वो इंक्रीज हो जाते हैं, लेकिन इस तरह से ये नहीं है। आपकी जो पावर होती है, पावर कह लें फ्रीक्वेंसी कह लें, ये जो दो फैक्टर होते हैं जैसे जिस तरह से आपके पास इनपुट में आते हैं ये वैसे ही एज इट इज़ आपके पास आउटपुट के ऊपर होते हैं, ठीक है। ये आपने इस चीज़ को याद रखना है कि पावर और फ्रीक्वेंसी आपकी सेम होती है दोनों केसेस के ऊपर। अच्छा, अब चेंज क्या होता है, लेट्स सपोज अगर आपके ना क्वेश्चन एमसीक्यूज में सिर्फ दिया हो उन्होंने सिर्फ वोल्टेज दिया हो, ठीक है, तो फिर आपने वोल्टेज पे टिक कर देना है, ठीक है। लेकिन अगर उसने वोल्टेज अकेला ना दिया हो, वोल्ट के साथ करंट दिया हो, तो फिर आप इन दोनों को टिक कर दीजिएगा, क्योंकि इसका मेनली जो काम होता है वो अल्टर करना होता है वोल्टेज को। लेकिन ये सम हाउ जो है आपके करंट को भी अल्टर कर रहा होता है, लेकिन इसका मेन जो पर्पस होता है वो आपके वोल्टेज को है ना वो अल्टर करना होता है, ठीक है। तो ये इसका एक एमसीक्यू सा ये बहुत बेसिक होता है। इसमें थोड़ा सा आपको बस पता होना चाहिए कि पावर और फ्रीक्वेंसी जो है ना वो चेंज नहीं होती है आपके पास। अच्छा, अब ये आपको सेकंड जो चीज़ है कि ट्रांसफार्मर असल में करता क्या है, उसका काम क्या होता है बेसिकली। असल में हम उसमें करते क्या है कि लेट्स सपोज ये मैंने एक ट्रांसफार्मर बना देता हूँ यहाँ पे। ये हमारे पास इसमें एक साइड पे उसकी है टर्न्स आएंगे और उसकी सेकेंडरी साइड पे टर्न्स है। अब हम करते क्या है कि इसके जो इस वाली साइड पे क्या कहते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसको इनपुट देते हैं, ठीक है। तो जब हम इस पे इनपुट देते हैं तो फिर क्या होता है कि मैग्नेटिक जो है ना वो मैग्नेटिक एनर्जी इंड्यूस होती है, ठीक है। मैग्नेटिक एनर्जी आपकी इस कॉइल के अंदर इंड्यूस होती है। जो मैग्नेटिक एनर्जी इंड्यूस होती है उसकी मैग्नेटिक एनर्जी इंडक्शन के बाद अगेन वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में यहाँ से कन्वर्ट होती है। तो यहाँ से जो भी करंट वगैरह होता है वो आपके नेक्स्ट लोड के ऊपर शिफ्ट हो रहा होता है। जो भी आपने लोड लगाया होता है या आपने फीड किया होता है फीडर के ऊपर आगे अटैच किया होता है, ठीक है। तो ये इस तरह से होता है। अच्छा, अगर टाइप की बात की जाए तो इसके दो तरह के टाइप्स होती हैं, एक होती है सीटी होता है और एक पीटी होता है। ये आपके मेन ग्रिड स्टेशन वगैरह में सीटी और पीटी लगे होते हैं दोनों। सीटी में क्या होता है, क्योंकि मैंने अभी बात की थी कि वोल्टेज और करंट को ये अल्टर कर रहा होता है समटाइम, लेकिन करंट को भी करता है, मेनली ये वोल्टेज को करता है। तो ये करंट ट्रांसफार्मर होता है जिसमें आपके पास करंट जो है वो स्टेप अप और स्टेप डाउन हो रहा होता है, और ये आपका पोटेंशियल यानी कि आपके इसके अंदर वोल्टेज जो है वो स्टेप अप और स्टेप डाउन हो रहे होते हैं, ठीक है। तो ये इसके दो
बहुत जो है ना इम्पोर्टेंट जो इसकी वो टाइप्स हैं। अच्छा, अब इसकी उसकी डायग्राम के ऊपर आ जाते हैं, उससे हम अब कुछ चीज़ें देखेंगे। लेट्स सपोज अब यहाँ पे इसके ऊपर जी मेहरान क्वेश्चन है कोई? श्वेब भाई, ये पूछना था कि सीटी और पीटी वोल्टेज लेवल और करंट लेवल को कम करते हैं, ज्यादा नहीं करते। उनके स्पेसिफाइड वोल्टेज आ रहे होते हैं इनपुट पे और आउटपुट पे एक फिक्स्ड वोल्टेज वो निकाल रहे होते हैं, हमेशा स्टेप डाउन करते हैं, स्टेप अप कभी नहीं करते। अच्छा, मतलब उसको ऑल्टर नहीं कर रहे होते हैं? नहीं, अगर सीटी में यह होता है कि आपका करंट अगर एक लाइन में ज्यादा आ रहा है ना, तो हम्म आपका आउटपुट पे जो है ना एक फिक्स करंट की वैल्यू निकाल रहे होते हैं। मतलब वो बेसिकली प्रोटेक्शन इक्विपमेंट है ना, हम्म आपके मेजरिंग डिवाइसेस के आगे लगा होता है। उनके लिए अगर फॉर एग्जांपल 5 एम्पियर करंट चाहिए, तो वो वहाँ पे अगर 5 एम्पियर करंट आ रहा है फॉर एग्जांपल, तो मेजरिंग इक्विपमेंट्स के लिए 1 एम्पियर करंट चाहिए, तो वहाँ पे फिक्स 1 एम्पियर दे रहा होता है। तो हमेशा नहीं, स्टेप डाउन करता है सीटी करंट को। ठीक है। नहीं, इसमें ना मैंने थोड़ा सा इसमें वर्किंग की हुई है। इसमें वो मेनली जो है ना मल्टीपल कर रहा होता है करंट को। जो करंट आपका ट्रांसफार्मर है ना, उसको मैंने यूज़ जी किया जी। हुआ है इसके अंदर इंडस्ट्री के अंदर। तो वो करंट को मल्टीप्लाई कर रहा होता है, यहाँ पे उसको रिड्यूस कर देता है, यानी कट कर देता है हाफ के अंदर। यहाँ पे करंट को जो है ना वो डबल कर देता है, जो सिटी है। जी जी, वो बेसिकली नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है ना, उसी के मुताबिक जितना करंट रिक्वायर्ड होता है। लेकिन मेन काम जो है ना, जैसे आपने कहा कि ये स्टेप अप भी करता है, तो मैंने कभी स्टेप अप नहीं देखा सीटी को कहीं पे काम करते हुए मुझे, क्योंकि जहाँ पे भी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है उसमें हमेशा ये लाइन मेन लाइन की सीरीज में लगा होता है, और आउटपुट पे बिल्कुल। हमेशा ये जो है ना स्टेप डाउन कर रहा होता है करंट को, और पीटी जो है वो स्टेप डाउन करता है वोल्टेज को, ठीक है, ये सीरीज की और बात। इसके फिक्स वैल्यूज हैं। जी जी बिल्कुल। जी जी। ठीक है, ये बिल्कुल सीरीज के साथ अटैच होता है, लेकिन इस पे ना क्योंकि मैंने जहाँ तक देखा था कि ये सम टाइम मल्टीपल कर रहा होता है करंट को। लेकिन इसके अंदर मैं दोबारा इसको कंफर्म करके जो है ना, तो ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा इसकी जो है ना ऑथेंटिक जगह से। ओके, अच्छा, मेरे पास वैसे नोट्स पड़े, मैंने खुद बनाए थे, तो मैं वो उसके पिक्चर्स शेयर कर दूंगा यहाँ। ठीक है, मैं एक दफ़ा उसको वेरीफाई कर दूंगा ना, ताकि उसको एक दफ़ा वेरीफाई हो जाए। ओके ओके ओके। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे ना ये आपके पास इसका मेन दिया हुआ है स्ट्रक्चर, जहाँ जिसके ऊपर यहाँ पे आपके पास वी एस यानी कि सोर्स वोल्टेज आप अप्लाई करते हैं, जिसके वजह से आप इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड आपका इंड्यूस होता है प्राइमरी के अंदर और सेकेंडरी के अंदर ड्यू टू प्राइमरी। और वही मैग्नेटिक फील्ड जो है फर्दर नेक्स्ट जो है ना वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है इन सेकेंडरी वायर, और उस वायर के थ्रू वो लोड के ऊपर शिफ्ट हो रहा था। ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर एक फार्मूला जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला, वो वैसे सबको पता ही होगा कि जो नंबर ऑफ टर्न्स होती हैं आपके पास, यानी कि N2 जो होती हैं डिवाइडेड बाय N1, वो आपकी होती है V2 और V1। ठीक है। अब इसमें अगर बात की जाए करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो करंट में यहाँ पे थोड़ा सा अल्टर होता है, यहाँ पे करंट I1 डिवाइडेड बाय I2 होता है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको दो किसी तीन चीज़ों का उसने दिया हो, उसने कहा होगा नंबर ऑफ टर्न्स फाइंड करनी है सेकेंडरी साइड की, तो अब इस फार्मूले के थ्रू थ्रू जो है ना वो फाइंड कर सकते हैं। और इसमें अच्छा, इसमें मेहरान मैंने मुझे एक चीज़ यहाँ पे आज क्लियर नहीं हो रही थी कि ये जो आपके पास फार्मूला होता है, ये ट्रांसफॉर्मेशन का फार्मूला होता है या फिर रेशो का फार्मूला होता है? एक होती है ट्रांसफॉर्मेशन रेशो होती है, और एक होती है टर्न रेशो जी जी। होती है। ये N2 डिवाइड बाय N1 जो है ये टर्न्स रेशो है, और जो अगर आप पूरा फार्मूला लिखते हैं ना उसको फिर ट्रांसफॉर्मेशन रेशो कहते हैं, क्योंकि वो आपके करंट को स्टेप अप और स्टेप डाउन करता है, वोल्टेज को भी स्टेप अप और स्टेप डाउन कर सकता है। तो अगर आप ये पूरा N2 बाय N1 को हम सिर्फ टर्न्स रेशो बोलते हैं। सही। तो अगर मैं उसको ट्रांसफार्मर रेशो की बात करूं, तो फिर वो क्या होगा? उसमें ये दोनों आएंगे कि कौन सी चीज़ आएगी? सब आएगा? वो ये होल फार्मूला आएगा, उस पे ये I1 बाई I2, V2 बाई V1 और N2 बाई 1, ये होल फार्मूला ट्रांसफॉर्मेशन रेशो है बेसिकली। ठीक है, सही सही, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब इसमें दो मैंने आपको बताए थे कि इसके अंदर होता है स्टेप अप और स्टेप डाउन होता है। स्टेप अप कब आपका होता है कि जब आपके जो V2 होता है वो ग्रेटर देन V1 हो, यानी कि सेकेंडरी साइड पे जो वोल्टेज हो वो आपके ज़्यादा हो, और आपकी प्राइमरी साइड पे जो वोल्टेज है वो कम हो। इसी तरह से आपकी जो नंबर ऑफ जो स्टेप डाउन होगा आपके पास, ये आपके पास आ गया स्टेप अप। ठीक है। अब स्टेप डाउन में क्या होगा कि आपके पास जो प्राइमरी साइड पे जो वोल्टेज है वो फिर जाहिर सी बात है कि ज़्यादा होंगे आपकी सेकेंडरी साइड के वोल्टेज पे। तो इस केस में क्या होगा कि ये फिर स्टेप डाउन कर रहा होगा। इसकी मैं अगर यहाँ पे एग्जांपल कोई ले लूँ, तो आप इस तरह से कह लें कि लाइक आपके स्टेप अप के ऊपर यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर है। ठीक है। और इधर से आपके पास आ रहे हैं 10 वोल्ट आ रहे हैं,
और आपने सेकेंडरी के ऊपर, अब इसमें स्टेप अप में क्या कर रहे होंगे, ये वोल्टेज को ज़्यादा कर रहा होगा, ठीक है। वो एक फिक्स रेशियो होती है, वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर। अब इस तरह से स्टेप डाउन के अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपके पास वोल्टेज आ रहे हैं 20 वोल्टेज आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको चाहिए नेक्स्ट फीड करवाने हैं आपने 10 कम करवाने हैं, ठीक है। तो फिर आप स्टेप डाउन यूज़ करते हैं, उसमें फिर आपके ये जो है ना कम हो जाते हैं, और अगेन वो नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं उसके। अच्छा जी, ये दोनों यहाँ पे होगी चीज़ क्लियर। यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि इसकी एक बात आप याद रखिएगा, इसकी इलेक्ट्रिकली जो है ना ये कनेक्ट नहीं होता आपस में, यानी कपल नहीं होता, इसका कोई पार्ट भी कपल नहीं होता। एक अगर ये एमसीक्यूज आ जाए कि ट्रांसफार्मर इज इलेक्ट्रिकली कपल्ड, सो विच टाइप, सो उसके अगर मतलब टाइप पूछ ले कि विच टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर इज इलेक्ट्रिकली कपल्ड, उसमें आपने बताना है कि जो ऑटो ट्रांसफार्मर जो होता है आपके पास, जो एटी होता है, वो आपके पास होता है इलेक्ट्रिकली और मैकेनिकली कपल होता है। जो आपके पास कोर वाइंडिंग कोर टाइप होते हैं, और कुछ वेव टाइप के होते हैं, और कुछ शेल टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं। तो ये सारे ट्रांसफार्मर जो है ना वो इलेक्ट्रिकली और मैकेनिकली होते हैं, सॉरी, इलेक्ट्रिकली जो है ना ये कपल आपस में नहीं होते। अच्छा जी, अब इसमें एक और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ये किस लॉ के ऊपर काम कर रहा होता है, ठीक है। सबसे पहले तो इसके अंदर आपका फेरेडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रो मैग्नेटिक आ गया, इंडक्शन आ गया, जो आपका मेनली यूज हो रहा होता है। और सेकंड जो है ना ये म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल के ऊपर भी काम हो रहा है। क्यों हो रहा होता है जी? क्योंकि आपको पता है कि इसके अंदर म्यूचुअली जो है ना वो मैग्नेटिक इंडक्शन हो रही होती है। अगर मैं यहाँ पे प्राइमरी साइड को खत्म कर दूँ तो जाहिर सी बात है फिर सेकेंडरी में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इंड्यूस नहीं होगा, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे मैंने बता दिया कि N1 जो है ना वो आपका N1V1 इज इक्वल टू N2V2, ये आप इसको फार्मूला याद रखिएगा, ये इसका मेन फार्मूला है। और इसके अंदर से अगर वोल्टेज वगैरह फाइंड करने हो या टर्न रेशियो फाइंड करनी हो तो वो आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, इसके आगे ठीक है, इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट था, ठीक है। अच्छा, अब इसके ना तीन मैंने पॉइंट्स इसके निकाले थे, तीन पॉइंट्स आपने इसके मैं सम अप कर देता हूँ थोड़ा सा इसको, ठीक है। अच्छा जी, तीन पॉइंट्स इसके आपने करने हैं। एक फर्स्ट पॉइंट जो है ना वो आपने इसका याद रखना है कि ये आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर काम कर रहा होता है, वर्क कर रहा होता है बेसिकली, ठीक है। और सेकंड जो पॉइंट है ये आपका कि ये आपके एसी जो है ना पावर, यानी एसी को कन्वर्ट करता है, एसी के लिए मेनली काम करता है, ठीक है। ये डीसी के लिए काम नहीं करता। अच्छा, डीसी के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि डीसी के केस में क्या होता है। ये डीसी का केस भी जो है ना काफ़ी ज़्यादा आपके पास क्वेश्चन आते हैं। और इसका जो थर्ड जो है उसके फ्रीक्वेंसी का है, ये आपकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको बिल्कुल अल्टर नहीं करता, यानी कि आपकी जो इनपुट पर फ्रीक्वेंसी होगी वही आपकी एज इट इज़ आउटपुट के ऊपर फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, ठीक है। तो ये जो है ना फ्रीक्वेंसी के ऊपर इसको अल्टर नहीं कर रहा होता। अच्छा जी, अब मैंने डीसी का एक आपको मैंने चीज़ बताई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डीसी का केस क्या होता है, रिकॉर्डिंग हो रही है यहाँ पे, ठीक है। डीसी का केस में क्या होता है कि क्वेश्चन ये आया था कि अगर मैं यहाँ पे इनपुट के ऊपर लेट्स सपोज मैं डीसी अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे डीसी जो है ना वो सोर्स अप्लाई कर दिया जाता है, तो उसके ऊपर फिर उसके ऊपर जो है ना वो क्या इफेक्ट होगा ट्रांसफार्मर के ऊपर, ठीक है। तो वो यानी कि वो रन करेगा या वो ऑपरेट करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, अब डीसी के केस में क्या होता है, डीसी के केस में सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो उसमें होती है 0 होती है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे इंडक्शन की बात करूँ तो इंडक्शन का फॉर्मूला क्या आता है, 2πfl होता है, ठीक है। तो अगर मेरे पास यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 0 होगी तो इसका मतलब क्या है कि मेरे पास इंडक्शन जो है तो वो तो फिर होगी नहीं, यानी इसका मतलब है कि उसका तो फिनोमेना कर नहीं करेगा। तो इंडक्शन का फिनोमेना कर नहीं करेगा तो इसका मतलब ये है कि आपकी ये जो वाइंडिंग है ना ये कुछ देर चलेगी, उसके बाद ये बर्न हो जाएगी, ये वाइंडिंग है, ठीक है। तो वो ये फिर एक लॉसेस के ऊपर सारे जो है ना वो बात चली जाती है। जो अगर इसको मैं थोड़ा और सिंपल करके बताऊं कि आपका जो डीसी केस में आपका फ्रीक्वेंसी नहीं होती जो को फ्लक्स इंड्यूस करती है, तो अगर फ्लक्स ही नहीं होगा यानी चेंज इन फ्लक्स नहीं होगा तो फिर आपका मैग्नेटिक जो फील्ड है ना वो यहाँ पे सेकेंडरी साइड पे इंड्यूस नहीं होगा, ठीक है जी। अच्छा, इसका एक और भी है यहाँ पे E इज इक्वल टू d∅dt, ये चेंज इन फ्लक्स है, ठीक है। अब यानी चेंज इन फ्लक्स आपका 0 है तो फिर ये आपका वर्क नहीं करेगा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर, इसको आप जो है ना वो देख लीजिएगा। अच्छा जी, बाकी इसके अच्छा लॉसेस के ऊपर बात कीजिए, लॉसेस भी इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी जो मैंने आपको सारी बातें बताई हैं ये इसके अंदर से क्वेश्चन एक आ सकता है आपको। इसको मैं लॉसेस के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। लॉसेस की जहाँ तक बात की जाए तो इसके अंदर दो तरह के लॉस आपके आ रहे होते हैं। एक तो कोर लॉसेस होते हैं, ठीक है, जो मेनली आपके एडी करंट लॉसेस जिसे कह रहे हैं, एडी करंट की वजह से, और दूसरा जो है हिस्टैरिसीस लॉस होते हैं। अब एडी करंट जो होता है उसमें समझ लें कि आपकी फ्रीक्वेंसी जो है ना वो उस पर डिपेंड कर रहा होता है, और आपके जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके ऊपर करा होता है, और ये आपके जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं वोल्टेज के ऊपर होते हैं, ठीक है। जो आपके पास कोर के लॉसेज होते हैं ये विद इन कोर होते हैं,
ठीक है, ये जो लॉसेज होते हैं। और ये कॉपर के लॉसेज होते हैं, ये बाइंडिंग की वजह से होते हैं। जाहिर सी बात है, कोई भी बाइंडिंग की होगी तो उसके अंदर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस जो है ना वो ऐड होगी। आइडियली में हमने बात की थी कि रेजिस्टेंस बिल्कुल होती नहीं है। अब रेजिस्टेंस की वजह से ना कुछ लॉसेज आ रहे होते हैं, जिसे हम आई स्क्वायर आर के लॉसेज भी के अंदर भी काउंट करते हैं। ठीक है, तो ये दो तरह के जो है ना वो लॉसेज की हम बात की थी। तो इसी वजह से मैंने कहा था कि मोटर और जनरेटर से ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी क्यों ज़्यादा होती है, क्योंकि इसके अंदर लॉसेज बहुत कम होते हैं। हम जो मोटर और जनरेटर की बात की जाए तो उसके अंदर फ्रिक्शन लॉसेज और विंडेज लॉसेज बहुत ज़्यादा होते हैं, ड्यू टू उसके जो है ना रोटेटरी पार्ट होता है उसकी वजह से। अच्छा जी, अब इसके अंदर क्वेश्चन में ना आपके पास कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे। इसके ना बाइंडिंग की दो टाइप्स होती हैं। इसको ना सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि ट्रांसफार्मर को यहाँ पे डिवाइड किया जाता है दो तरह से। एक तो डिवाइड किया जाता है कि इसकी वोल्टेज की वजह से, तो वो तो मैंने बता दिया कि आपको इसकी दो टाइप्स होती हैं। यानी कि एक आपका स्टेप अप होता है, ठीक है, दूसरा आपका स्टेप डाउन होता है। ठीक है जी। अच्छा, अब इसके अंदर ट्रांसफार्मर में एक और तरह से भी इसकी डिवीजन होती है, वो होती है कोर की वजह से। यानी दो तरह की जो है ना हमारी इंडस्ट्री के अंदर ट्रांसफार्मर की कोर यूज़ की जाती है। अब एक जो होती है वो कोर टाइप होती है, क्योंकि उसमें प्योर कोर जो है ना वो आपकी ऐड की थी, जो कि यहाँ पे आपको शो भी कर रही है। और सेकंड उसकी शेल टाइप की होती है। ठीक है, तो इसमें मैं आपको दो तीन पॉइंट्स इसके बता देता हूँ जो इसकी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो बस उसको आप देख के अगर कोई क्वेश्चन है तो उसके बेस पे आप उसको सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, ये आपको यहाँ पे मैं कोर लॉसेस बता देता हूँ, यहाँ पे इसके सॉरी कोर की मैं टाइप ट्रांसफार्मर और यहाँ पे शेल टाइप। अच्छा, जो जो कोर लॉसेस होता है इसके अंदर आपकी जो वाइंडिंग होती है वो पहली बात तो सेपरेट होती है। प्राइमरी की सेपरेट होगी और सेकेंडरी की सेपरेट होगी। ठीक है, लेकिन जो दूसरी आपके पास शेल टाइप की होती है उसमें क्या होता है कि आपके पास इस तरह से दो प्लेट्स होती हैं और उसकी जो सेंटर का जो मीडियम होता है उसके ऊपर उन्होंने प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों को कपल किया होता है। यानी ये आपकी प्राइमरी आ गई है और ये आपकी सेकेंडरी आ गई। ठीक है, उन दोनों पे एक ही मीडियम के ऊपर दोनों को उन्होंने कपल किया होता है, यानी कि मीडियम आर के ऊपर। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इन्होंने दोनों को किया हुआ है एक बाइंडिंग के ऊपर, जिसके ऊपर दो आपके फ्लक्स इंड्यूस होंगे। दो फ्लक्स के होंगे, जब इसके ऊपर फ्लक्स हो रहा होगा तो इसका इफेक्ट इसके ऊपर भी हो रहा होगा, तो ये डबल जो है ना मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस हो जाएंगे। लेकिन इस केस में क्या होगा कि इसका इसमें चेंज की वजह से सिर्फ फ्लक्स यहाँ पे इंड्यूस होता है। ठीक है, इसके ऊपर फिर जो है ना उसका इफेक्ट नहीं होता। अब इसमें क्या होता है कि अब इसमें फिर लीकेज ऑफ फ्लक्स क्या होता है, इसमें आपके पास लीकेज जो फ्लक्स है ना वो बहुत कम होता है। सॉरी, इसके अंदर जो है ना आपका लीकेज ऑफ फ्लक्स ज़्यादा होता है। यानी इसके ऊपर फ्लक्स लीकेज ज़्यादा होता है, इसमें आपके पास फ्लक्स लीकेज कम होता है। ठीक है, जिसकी वजह से जो आपकी इसकी एफिशिएंसी जो है ना वो कम हो जाती है और इसकी एफिशिएंसी कम ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि इसमें लीकेज ऑफ फ्लक्स जो है ना वो बहुत कम है। और बाकी अगर मैं फर्दर एक दो और पॉइंट्स मेंशन कर दूं कि इसके ऊपर मैकेनिकल लॉसेज जो है ना वो बहुत कम होते हैं और इसके ऊपर मैकेनिकल लॉसेज जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। और इसकी मेंटेनेंस जो है वो भी सिंपल होती है, इसमें मेंटेनेंस थोड़ी सी हाई होती है, क्योंकि उसने एक ही मीडियम पे दोनों को कपल किया होता है। ठीक है जी। अच्छा, अब इसके बस यही चीज़ें। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट है ऐड करने वाला कि इसके अंदर नेचुरल कूलिंग का फिनोमेना अकर हो रहा होता है। नेचुरली हम इसको कूल कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर नहीं कर सकते। इसके अंदर हमने क्योंकि सेपरेट कोई ऑयल वगैरह हम यूज़ करते हैं, तो उसमें फिर हम इसको जो है ना उसकी वजह से इसकी हीट जो है सारी उसमें अब्जॉर्ब हो रही होती है। अच्छा जी, अब बस ये इसमें ये दो टाइप्स के थे। इसके अंदर मैंने बता दिया कि फ्लक्स लीकेज का मेन बात है इसके अंदर, दूसरा इसके लॉसेस की बात है, और तीसरे इसके मैकेनिकल प्रोटेक्शन, और दूसरा इसकी मेंटेनेंस। ठीक है, तो ये तीन चार बातें इसकी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब इसकी ना एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर की, ईएमएफ का क्वेश्चन, जहाँ से मेनली आपका क्वेश्चन आता है। अगर इसमें न्यूमेरिकल पार्ट ट्रांसफार्मर के केस में आया तो वो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि ईएमएफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है ना जो आपका फील्ड है इसकी वजह से आ रहा होगा, फ्लक्स की वजह से आ रहा होगा। अच्छा, इसमें क्या करता है कि इसमें समटाइम नंबर ऑफ टर्न्स पूछ लेता है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि लेट सपोज E1 जो है ना वो आपका प्राइमरी साइड जो है ना इसके ऊपर इंड्यूस ईएमएफ है, प्राइमरी साइड पे इंड्यूस ईएमएफ है। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होगा? इसका फार्मूला होगा E1 इज इक्वल टू माइनस N1 रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स डिवाइडेड बाई dt। ठीक है जी, तो इस वजह से जो है ना ये इसका फार्मूला है। तो अगर मैं रेट ऑफ चेंज को थोड़ा सा और चेंज करूँ तो यहाँ पे ये हो जाएगा E1 इज इक्वल टू माइनस N1 d5 बाई dt। अगर मैं यहाँ पे d5 को चेंज करूँ तो ये क्या हो जाएगा? साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन ओमेगा टी। ओमेगा में आगे पता है 2 पाई एफ इक्वल होता है, तो यहाँ से हम इसको E1 की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और बस ये एक इसमें इंपॉर्टेंट है ये ईएमएफ के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी जो है इसमें टर्न्स रेशो है, तो टर्न्स रेशो का मैंने आपको फॉर्मूला जो है ना वो पीछे बता दिया।
अच्छा, टर्न्स रेशियो के ऊपर वो एक और बात पूछ रहे थे, समटाइम के की वैल्यू फाइंड करनी है। हेलो, जी आवाज़ आ रही है? मुझे बता दें ज़रा। जी आ रही है शेबन। अच्छा, वो ज़रा डिस्कनेक्ट हो गया था, सॉरी ज़रा उसको। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि आपने के की वैल्यू फाइंड करनी होती है, कांस्टेंट पूछा जाता है। इसका क्वेश्चन किस तरह जाता है कि के आपने फाइंड करना होता है। ये आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना वो रेशो होता है। इसका मैंने अभी आपको बताया था कि फॉर्मूला सिंपल वही होता है कि n1 n2 इज इक्वल टू v1 v2, और नेक्स्ट अगर करंट वगैरह भी दिया होगा तो उसको करंट को भी आप इसके साथ अटैच करके इज इक्वल टू के। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको के की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, आइडियल के केस के अंदर मैंने बताया थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आइडियल के केस में क्या होता है ट्रांसफार्मर की, क्या उसके अंदर जो है ना अकर हो रहा था फिनोमेना। अच्छा, उसमें सबसे पहले तो इसमें लीकेज जो फ्लक्स होता है, लीकेज फ्लक्स जो ज़ीरो होता है। ठीक है, अगर आइडियल के केस में बात की जाए, कोर लॉसेज होते हैं वो भी इसके अंदर ज़ीरो होते हैं। और उसके अंदर जो आपके विंडेज लॉसेज, सॉरी आपके पास इसके कॉपर लॉसेज होते हैं जो कि रेजिस्टेंस की वजह से होते हैं, वो भी ज़ीरो होते हैं। इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो 100% होती है। ठीक है, तो ये इसकी आइडियल के केस में, अगर वो इंटरव्यू वगैरह में पूछते हैं कि मुझे आइडियल के केस में के अंदर बताओगे क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, तो आप इसको डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट अब ये पॉइंट है आपका कि ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है, जो कि अब ये क्वेश्चन जो है ना लास्ट उसमें आया भी था मेरे ख्याल में। ऑटो ट्रांसफार्मर के ऊपर जो है ना क्वेश्चन किया जाता है। अच्छा, इसके सबसे पहले ना यहाँ पे मैं इसकी वो फिगर बना देता हूँ। इसकी जो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग होती है वो भी एक स्ट्रेट वायर के ऊपर होती है, स्ट्रेट साइड के ऊपर होती है। और यहाँ पे इसके यहाँ अटैच होता है लोड। लोड अटैच कर लें यहाँ पे, इसको कह लेंगे आगे फीडर के साथ अटैच होता है। तो इसकी साइड पे यहाँ पे आपके पास I2 जा रहा है, और यहाँ पे आपके पास I1 है। ठीक है, और यहाँ पे आप हम लेट्स सपोज आप V1 इसको वोल्टेज दे रहे हैं प्राइमरी साइड के ऊपर, और इसके ऊपर यहाँ पे भी I1 होगा और यहाँ पे I2 होगा। ठीक है, और इसका आपके पास यहाँ पे V2 होगा। ठीक है जी। अच्छा, अब सबसे पहले तो ऑटो ट्रांसफार्मर की बात की जाए तो ये नॉर्मल ट्रांसफार्मर में क्या होता है। नॉर्मल जो आपके पास ट्रांसफार्मर होता है उसमें क्या होता है कि दो टू वाइंडिंग होती है। ठीक है, टू वाइंडिंग किसमें होती है, दो डिफरेंट साइड्स के ऊपर होती है। अब ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है, ऑटो ट्रांसफार्मर में होती दो वाइंडिंग है लेकिन वो एक सिंगल साइड के ऊपर होती है। ठीक है जी, वो सिंगल साइड के ऊपर होती है इसके अंदर। अच्छा, अब इसके अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट बात है, वो इंपॉर्टेंट बात क्या है, वो इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसके अंदर इलेक्ट्रिकली ये आपस में कपल्ड होता है। ठीक है, और सेकंड जो है मैग्नेटिकली आपस में कपल्ड होती है। ठीक है, दोनों जो होती हैं आपके पास प्राइमरी और सेकेंडरी साइड, ये इसका मेन इंपॉर्टेंट होती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किस टाइप की, किस रेटिंग के वोल्टेज के लिए जो है ना ये वर्क करता है ये, मतलब ये। तो ये 240 वोल्ट के ऊपर जो है 240 वोल्ट की टाइप की जो है ना, यानी कि आपके पास जो स्मॉल टाइप के वोल्टेज होते हैं 240 वोल्ट इतने ज़्यादा नहीं होते, इस टाइप की जो है ना रेंज के ऊपर ये ऑटो ट्रांसफार्मर जो है ना वो काम कर रहा होता है। ठीक है जी। अच्छा, अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन ये आता है कि क्या हम ऑटो ट्रांसफार्मर को एज अ वोल्टेज रेगुलेटर यूज़ कर सकते हैं, तो इसका आंसर ठीक है, क्योंकि ये वोल्टेज को असल में रेगुलेट कर रहा होता है जो आपके पास ऑटो ट्रांसफार्मर होता है। बाकी इसके पास जो नंबर ऑफ सेकेंडरी जो वाइंडिंग और नंबर ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग, उसका जो फॉर्मूला है वो बिल्कुल वही है जो हम पीछे डिस्कस करते रहे काफ़ी ज़्यादा, उसका भी वही है। और अगर मैं इसके थोड़े से यहाँ पे एडवांटेजेस की बात करूँ ओवर आपके पास जो दूसरा ट्रांसफार्मर होता है जो नॉर्मल ट्रांसफार्मर होता है, तो इसका जो है आपके पास एक तो स्मॉल है, साइज जो होता है इसका वो स्मॉल होता है। ठीक है, जिसकी वजह से इसके जो कंस्ट्रक्शन वगैरह होती है वो चीप होती है। ठीक है जी। सेकंड चीज़ ये होती है कि इसके अंदर लॉसेज जो है ना वो बहुत कम होते हैं, यानी कि जो आप बात कर रहे थे ना कि ट्रांसफार्मर के ऊपर कुछ लॉसेज हमारे पास होते हैं कोर के आगे, या फिर हमारे पास ड्यू टू रेजिस्टेंस लॉसेज होते हैं, तो वो भी इसके अंदर कम होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि इसकी एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। अच्छा जी, इसके ऊपर और बात की जाए वोल्टेज रेगुलेशन, इसका जो वोल्टेज रेगुलेशन का फिनोमेना होता है वो ज़्यादा होता है इसके अंदर। ठीक है, वो तो जाहिर सी बात है कि अगर किसी चीज़ की एफिशिएंसी ज़्यादा होगी तो उतना ही वो अच्छी तरह से वोल्टेज को रेगुलेट कर रहा होगा। अच्छा, अब इसकी बात की जाए अगर इसकी डिसएडवांटेजेस की, तो इसके अंदर अब जाहिर सी बात है कि यहाँ पे
आइसोलेशन नहीं होती, ठीक है, ये यहाँ पे कोई आइसोलेशन नहीं की जाती। अब आइसोलेशन करने का मतलब क्या है? आइसोलेशन करने का मतलब ये है कि ड्यू टू लेट्स सपोज यहाँ पे कोई हीट प्रोड्यूस हुई है और इसकी ये वायरिंग बर्न हो गई है, वायरिंग जो है ना बर्न हो गई है। अब इसके अंदर जो फॉल्ट आएगा, इसके ऊपर जो फॉल्ट आएगा, उस फॉल्ट की वजह से ये वाइंडिंग के ऊपर भी फॉल्ट आ जाएगी, यानी कि आपकी दोनों वाइंडिंग जो साइड्स हैं प्राइमरी की और सेकेंडरी वाइंडिंग के, दोनों एट अ टाइम जो है ना बर्न होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास इसका सबसे बड़ा लॉस होता है। अच्छा, उसके अंदर दूसरा जो होता है ये स्मॉल एप्लीकेशन के ऊपर यूज़ होती है, ठीक है। ये यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद इसके जो आपके पास लो शॉर्ट सर्किट इम्पिडेंस होती है वो इसकी बहुत कम होती है, इसका ये एक मान बात है। बस इसके अंदर ये एक दो तीन चीज़ें। और अच्छा, इसके अंदर एक और क्वेश्चन आया था नेस्पा के ऊपर कि इन स्टार स्टार जो हमारे पास कनेक्शन होते हैं, यानी कि मैं अगर स्टार कनेक्शन की बात की जाए तो उसमें क्या होता है, हमारे पास एक न्यूट्रल होता है, ऐसे ही होता है। और स्टार अगर मैं इसके अंदर दोनों बाइंडिंग पर स्टार स्टार कनेक्शन अटैच कर देता हूँ तो फिर क्या होगा? यानी कि स्टार स्टार का मतलब ये है कि दोनों बाइंडिंग पे सेपरेट न्यूट्रल जो है ना वो एक लाइन लाइन निकलनी चाहिए। तो इस केस में फिर जो है ना, क्योंकि ये दोनों हैं ही आपस में, एक सिंगल वायर जो है ना लाइन के ऊपर ही हमें प्राइमरी और सेकेंडरी बाइंडिंग को किया हुआ है, तो ये इम्पॉसिबल है हमारे लिए, ठीक है। तो इसका आंसर ये होता है कि हमारे पास स्टार 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 कनेक्शन करना ऑटो ट्रांसफार्मर पे काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। और बाकी अगर इसकी एप्लीकेशन की बात की जाए तो एप्लीकेशन में ये जो है ना ये सिंगल फेस और थ्री फेस कंट्रोल की जो डिवाइसेस होती हैं उसके ऊपर आपके पास ये ऑटो ट्रांसफार्मर यूज़ होता है। लेकिन उसी अगेन आपके जो वोल्टेज की रेंज है उसको आपने इन वोल्टेज की रेंज को मेजर में जहन में रखना है कि इसकी रेंज होती है वो बहुत कम होती है। और सेकंड जो है ना, ये सेकंड बात ये है कि ये स्मॉल आपके पास जो वोल्टेज रेंज होती है लाइक इस तरह की जो रेंज होती है उसको बूस्ट करने के लिए हम ऑटो ट्रांसफार्मर को जो है ना वो यूज़ करते हैं, ठीक है जी। ये बस ट्रांसफार्मर का ऑटो ट्रांसफार्मर का यही फिनोमेना था। अगर इसमें है किसी का क्वेश्चन तो वो मुझे बता दें ताकि हम उसको डिस्कस कर लें। यहाँ पे आवाज़ आ रही है मेरी? मुझे बता दें ज़रा। जी शुभ भाई, आवाज आ रही है। बस इसमें ना यही कुछ चीज़ें हैं इम्पोर्टेंट। बाकी जो है ना मैं आपको ये भी नोट्स शेयर कर दूंगा। अच्छा, ये मैंने दो के तरह से निकाले थे नोट्स। एक ये वीके में था कि सारे जो है ना इलेक्ट्रिकल मशीन्स के ऊपर से ये वाला, और सेकंड जो है ना इसका होंडा की बुक का चैप्टर नंबर 19 है, ठीक है। तो चीज़ें वहाँ सारी सेम ही हैं जो मैं यहाँ पे भी डिस्कस की हैं कि उसके अंदर किस तरह से चीज़ें हो रही होती हैं। अगर तो ये इसको भी एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा कि ये यहाँ पे ये कर्व वगैरह जितनी भी है इसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये इसको देख लीजिएगा ट्रांसफार्मर जो है एफिशिएंसी को, मे बी वो ना पूछे या उसका डिपेंड करता है कि, लेकिन इसको देख लीजिएगा कि हमने ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी फाइंड करनी हो तो उस केस में हमें आउटपुट के चाहिए होता है कि आउटपुट के ऊपर आपके पास कितनी पावर या कितने केवीए जा रहा है आपके ऊपर, और उसके जो आयरन और कॉपर लॉसेस कितने हैं। अच्छा, एक और इसमें बात ये कि इसकी एफिशिएंसी सबसे मैक्सिमम कब होगी, ये क्वेश्चन आता है कि इसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम किस पॉइंट के ऊपर होती है। तो जब आपके कॉपर और आयरन लॉसेस इक्वल हो जाते हैं आपस में तो इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो आपकी मैक्सिमम हो जाती है। अच्छा जी, और इसके बाद अच्छा, इसमें दो टेस्ट होते हैं, ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट होता है। तो उसको भी एक दफ़ा आप गो थ्रू कर लीजिएगा कि उसमें जो है ना वो किस तरह से हम करते हैं रिड्यूस वोल्टेज वगैरह। अगर अमीरान आपने अगर इसमें कोई चीज़ ऐड करनी हो। वो कोर टाइप और शेल टाइप में एक क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि जो कोर टाइप होता है वो हमेशा हाई वोल्टेज एप्लीकेशंस के लिए यूज होता है और शेल टाइप सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के लिए जो रिक्वायर्ड ट्रांसफार्मर्स होते हैं उसमें शेल टाइप यूज होता है। जी जी, बिल्कुल, ये इम्पोर्टेंट, ये बिल्कुल ये इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट बात है। अगर एमसीक्यूज कहते हैं तो हमारे पास 2 मिनट हैं, तो एमसीक्यूज को अगर कहते हैं तो डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे अगर पहले एमसीक्यूज को हम देखें तो पहले इसमें लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिनिमाइज्ड बाय लैमिनेटिंग द कोर। अच्छा, वो कह रहा है कोर की, अगर तो जाहिर सी बात है कि अगर हम उस पर कोर कर देंगे, लैमिनेटिंग कोर कर देंगे तो उसके ऊपर करंट जो है ना लॉस वो कम हो जाएगा। करंट लॉस क्या होता है एडी करंट का, कि उसमें एफ और आई मैग्नेटिक वगैरह की वजह से हो रहा होता है। तो अगर वो उसकी प्रोटेक्शन हो जाएगी आपके पास लैमिनेटिंग कोर की वजह से तो कॉपर एडी करंट लॉस है ना वो काफ़ी कम हो जाता है। अच्छा, उसमें के बाद द फंक्शन ऑफ ब्रीथर इन द ट्रांसफार्मर, ये इसका मुझे नहीं पता, ये अगर किसी को है इसका आइडिया तो। ये सी है, टू अरेस्ट द फ्लो ऑफ मॉइस्चर।
अच्छा, इसमें ब्रेथर हम यूज, उसका फंक्शन क्या होता है बेसिकली? अच्छा, वो ये पूछ रहा है। उसमें क्या कह रहा है कि वो अरेस्ट, जो आपके फ्लो ऑफ मॉइस्चर होता है आउटसाइड द एयर, तो उसको अरेस्ट कर रहा होता है आपके ब्रेथर जो होता है। इसको भी आप देख लीजिएगा। उसके बाद आयरन लॉस इन अ ट्रांसफार्मर अकर इन, ये तो कोर की वजह से आपके पास हो रहे होते हैं आयरन लॉस जो होते हैं आपके पास। उसके बाद फोर्थ आपके पास आ जाता है अंडर अंडर नो लोड कंडीशन विच ऑफ द फॉलोइंग लॉसेज इज नेग्लिजिबल। तो ये कॉपर लॉसेज होते हैं। नो लोड के ऊपर जो है ना आपके कॉपर लॉसेज बिल्कुल मिनिमम होते हैं, जिसको आप नेग्लिजिबल भी कर सकते हैं वैसे। अच्छा, ओपन सर्किट टेस्ट ऑफ अ ट्रांसफार्मर गिव। अच्छा, ओपन सर्किट में क्या होता है, आपके पास जो कोर लॉसेज होते हैं उन दोनों का उसका सम होता है बेसिकली। कहाँ पे आपके पास ये ओपन सर्किट, तो ये आपके पास क्या होता है कि सम ऑफ देयर हिस्टैरिसीस और करंट लॉसेज होते हैं आपके पास, यानी कि आपके पास कोर के ऊपर डिपेंड, विद इन कोर जो आपके पास लॉसेज होते हैं ये उनका सम होता है। कॉपर लॉस इन अ ट्रांसफार्मर अकर इन वायरिंग, ये भी बेसिक है आपका। विच टेस्ट ऑन अ ट्रांसफार्मर प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट रेगुलेशन एफिशिएंसी एंड, ये आप, अच्छा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये ना, आपके पास जो रेगुलेशन की और एफिशिएंसी की इन्फॉर्मेशन जो दे रहा होता है वो बैक टू बैक टेस्ट आपके पास होता है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि वो हम यूज इसलिए करते हैं कि उसमें रेगुलेशन, एफिशिएंसी और हेडिंग अंडर लोड कंडीशंस, तो उसके ऊपर हम बैक टू बैक टेस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वो उसके अंदर भी मिनिमम काफ़ी ज़्यादा टेस्ट होते हैं टेम्परेचर की और भी। अच्छा जी, फॉर ट्रांसफार्मर द कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी इज, मैंने उसका बताया था कि जब आपके पास कॉपर और आयरन लॉसेस मैक्सिमम हो जाते हैं तो उसमें फिर आपकी एफिशिएंसी मैक्सिमम हो जाती है। एडी करंट लॉसेस